नमस्कार। एक नए टॉपिक के साथ कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके बीच, और उस टॉपिक का नाम होगा पटना कलम शैली या पटना कलम चित्र शैली के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। जहाँ तक सवाल उठता है कि पटना कलम शैली क्या है, तो सबसे पहले आप ये जानें कि चित्रकला के क्षेत्र में कलम का मतलब ब्रश होता है, जिसे आप पेंटिंग करते हैं। तो पेंटिंग करने का जो ब्रश होता है उसे कलम कहते हैं। और चूंकि इस कला के विकास का केंद्र बिंदु बना पटना, क्षेत्रीय बातों को महत्व देते हुए इस कला का विकास किया गया और चित्रकला को विशेष महत्व दिए गए। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया पटना कलम शैली। पटना कलम शैली का विकास 18वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है। यूँ तो कह सकते हैं कि औरंगजेब के काल से ही, मुगल बादशाह औरंगजेब के समय से ही आप देखेंगे कि पटना कलम शैली का विकास शुरू हुआ। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद तो व्यापक स्तर पर पटना कलम शैली का विकास हुआ। आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब चित्रकला का विरोधी था, और चित्रकला का विरोधी होने के नाते उन्होंने चित्रकला को संरक्षण देना बंद कर दिया। यानी चित्रकारों को उन्होंने अपने दरबार में धीरे धीरे स्थान देना बंद कर दिया। और खास करके औरंगजेब के मृत्यु के बाद तो आर्थिक संकट के कारण अब मुगल दरबार में चित्रकार किसी प्रकार का लाभ पाने से पूर्णतः वंचित हो गया। यानी कि चित्रकारों को और मुगल दरबार में आर्थिक सहायता, संरक्षण पाने की कोई उम्मीद नहीं रही, और इसीलिए धीरे 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 वो मुगल दरबार से बाहर निकलना आरंभ कर दिया। ये कलाकार मुगल दरबार से निकलकर बहुत दिनों तक मुगल सराय में रुके, और फिर धीरे धीरे ये पटना पहुंचे। और पटना पहुंचकर 18वीं शताब्दी ईस्वी में पटना पहुंचकर पटना की जो स्थानीय विशेषताएं थी, जो यहाँ की लोक संस्कृति थी, जो यहाँ के पर्व त्योहार थे, जो यहाँ के रीति रिवाज थे, उनको अपने चित्र का माध्यम बनाया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पटना कलम शैली को हम लोग खास तौर पर 3 प्रकार से 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे जो पहला भाग है उसका नाम देते हैं मुगल अभिजात वर्गीय या राजकीय चित्र शैली। मुगल अभिजात वर्गीय या राजकीय चित्र शैली, इसका यह संदर्भ होता है कि जिन कलाकारों को मुगल दरबार में संरक्षण मिलना बंद हो गया, यानी कि जो लंबे समय से मुगल दरबार में संरक्षण पा रहे थे और वो दरबार से जुड़ा हुआ विभिन्न प्रकार के अलंकृत चित्र निर्माण करने के महारथी थे, वो गुण उनके भीतर था। तो जब वो पटना पहुंचे तो उन्होंने अपना चित्र जो निर्माण किया उसे कहते हैं मुगल दरबार की राजकीय विशिष्टताएं की झलक। यानी कि ये मुगल दरबार से जुड़े हुए चित्रकार के हाथ, इसके कलम, इसके ब्रश इतने सधे हुए थे कि कम संसाधन में
इन्होंने पटना में जो चित्र बनाया वो पूरी तरह से मुगल दरबार के झलक को दिखाता है। मुगल दरबार का जो राजकीय विशिष्टताएं थी, जो खासियत थी, वो इसके माध्यम से दिखाई पड़ता है। पटना कलम शैली की जो दूसरी विशेषता है, इसे कहते हैं स्थानीय कलाकारों की भूमिका। स्थानीय कलाकार, इसका यह मतलब हुआ कि मुगल दरबार से चंद चित्रकार पटना पहुंचे थे। अधिकांश कलाकार जो स्थानीय थे, पटना के निवासी थे, वे कलाकार इनके सानिध्य में आकर के, यानी मुगल दरबार से जुड़े हुए चित्रकारों के संपर्क में आकर के, उनके सानिध्य में आकर के इन्होंने भी चित्र निर्माण की जो विधा होती है, जो कला होती है, इसे इन्होंने सीखा और स्थानीय जो विषय वस्तु है, जो स्थानीय बात है, इसे उन्होंने अपने कला में स्थान दिया, जगह दिया। और फिर जो तीसरा पार्ट है उसका नाम दिया है हमने कंपनी शैली या यूरोपीय शैली। कंपनी शैली या यूरोपीय शैली, इसका यह मतलब हुआ कि यह वो दौर था जब कई विदेशी कंपनी, कई यूरोपीय देश भारत में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। पटना में भी कई यूरोपीय देशों ने अपने अपने कोठी स्थापित कर लिए थे, अपना व्यापार करना शुरू किया था और धीरे 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 भारतीय प्रशासन को, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। तो यह जो यूरोपीय कलाकार थे, यानी कंपनी के कलाकार थे, इसमें कई कलाकारों ने पटना की स्थानीय विषय वस्तु, पटना की जो खास अपनी विषय वस्तु है, उसे कला का रूप प्रदान किया। अर्थात पटना कलम शैली की तीन महत्वपूर्ण बात, एक मुगल अभिजात वर्गीय या राजकीय चित्र शैली, दूसरा स्थानीय कलाकारों की भूमिका, और तीसरा कंपनी शैली या यूरोपीय शैली। इस रूप में आप इसे देख सकते हैं। जहां तक सवाल है पटना कलम शैली का, तो पटना कलम शैली से मुख्य रूप से पुरुष कलाकार जुड़े हुए थे। महिलाएं की भूमिका इसमें कम दिखाई देती है। इन कलाकारों में जो खास नाम आता है मुख्य रूप से वो ईश्वरी प्रसाद, फकीर चंद्र लाल, हुलास लाल, टुन्नी लाल, शिवदयाल लाल जैसे कलाकारों ने इस कला के विकास में अपना योगदान दिया। और ये जो कलाकार होते थे, ये कलाकार अपने लिए ब्रश, रंग आदि का निर्माण खुद करते थे, यानी इन्हें किसी प्रकार का कोई राजकीय संरक्षण नहीं मिलता था। ये खुद अपने बलबूते ब्रश और रंग का जुगाड़ करते थे, व्यवस्था करते थे और उसी की सहायता से चित्रकारी करते थे। इन कलाकारों के द्वारा बंदर के पूंछ, गिलहरी के पूंछ आदि से तुलिका बनता था। तुलिका यानी ब्रश का निर्माण होता था और उसी ब्रश की सहायता से ये उत्तम कोटि का चित्रकारी करते थे। इनके चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पटना कलम शैली से जुड़े हुए चित्रकार किसी प्रकार के चित्र के निर्माण के पहले रेखा चित्र नहीं बनाते थे, यानी स्केचिंग नहीं करते थे। वे सीधे, बिना किसी स्केचिंग का वो सीधा, उनको जो भी चित्र बनाना होता था सीधे अपने ब्रश और रंग की सहायता से
बिना किसी स्केचिंग का वो चित्रों का निर्माण करते थे और अपने चित्रों में वो रंग भी भरते थे। और ख़ास तौर पर इनके द्वारा लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग आदि का प्रयोग किया जाता था। इस रंग को पक्का बनाने के लिए वे विभिन्न प्रकार के तकनीकी का प्रयोग करते थे, ताकि हम जो पेंटिंग करें उसका रंग अस्थायी रहे, रंग उसका पूरी तरह से फिक्स रहे, रंग हटे नहीं, वो डिस्कलर ना हो। इन कलाकारों के द्वारा खास तौर पर कागज के ऊपर, कागज का जो टुकड़ा होता है वो कागज के टुकड़ा के ऊपर चित्र बनाए गए। हालांकि कई चित्र आप देखेंगे कि हाथी के दांत के ऊपर भी और तख्तियों के ऊपर भी बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके द्वारा कागज के टुकड़ा के ऊपर चित्रकारी की गई। जैसा कि आपको पहले हम बताए कि पटना चित्रकला शैली के तहत स्थानीय विषय वस्तुओं को अधिक महत्व दिया गया। निस्संदेह कुछ चित्र अभिजात वर्गीय भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चित्र बनाए गए उसका संबंध है स्थानीय रीति रिवाजों के साथ, स्थानीय पर्व त्योहारों के साथ। और खास करके स्थानीय पर्व त्योहार में होली का बेहतर दृश्य, लोग होली खेल रहा है। दीपावली का किस प्रकार से दीपावली में लोग दीपक के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, तो दीपावली का दृश्य बनाया गया। ईद मिलन, कैसे लोग ईद में गला मिलते हैं आपस में। हालांकि कोरोना काल में गला मिलन पर रोक है, आप हाथ भी नहीं मिला सकते हैं, गला मिलना बहुत दूर की चीज़ है। लेकिन कोरोना के ठीक पहले ईद के अवसर पर गला मिलना एक हमारी खास पहचान थी, खास परंपरा थी, क्योंकि ये दिल से दिल को जोड़ता है। तो ईद मिलन, निकाह का दृश्य, जब मुस्लिम विवाह होता है इसे निकाह कहते हैं, तो निकाह कैसे होता है, निकाह का दृश्य। फिर स्थानीय विषय वस्तु में मछली पकड़ते हुए मछुआरे, लकड़ी काटते हुए लकड़कारे, चाक पर बर्तन बनाते हुए कुंभकार, हजामत करते हुए नाई, कपड़ा धोते हुए धोबी। तो ये सभी एक स्थानीय स्तर की विषय वस्तु है, रीति रिवाज, पर्व त्योहार है। तो इस प्रकार के चित्र को इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा इस समय कुछ अभिजात वर्गीय खास प्रकार के चित्र भी बने, जैसे एक तांगा पर सवार विशिष्ट वेशभूषा में एक रईस व्यक्ति का चित्र, मतलब एक भव्य तांगा है और उस पर आकर्षक मुद्रा में जैसे कोई राजा बैठा हुआ हो, उनका वो चित्र बना हुआ है। इसके अलावे आप देखेंगे कि पटना कलम शैली के अंतर्गत गांधारी का चित्र बना। फिर किस प्रकार से मुगल दरबार में जो बेगम होती थी वो शराबखोरी करती थी, उसका चित्र बना हुआ है। तो ये सब चित्र एक विशेष प्रकार के चित्र के अंतर्गत आता है। पटना कलम शैली के अंतर्गत जो चित्र बने वो चित्र निसंदेह स्थानीय संस्कृति से हमें अवगत कराता है, लेकिन इसके माध्यम से हमें अभिजात वर्गीय जीवन को जानने में भी सहायता मिलती है। और खास करके जो यूरोपीय या कंपनी शैली है, उन्होंने तो भारतीय और विदेशी
दोनों कलाओं को मिला करके एक कंपोजिट कल्चर के विकास में अपना योगदान दिया है। पटना कलम शैली से जुड़े हुए जो अधिकांश चित्र है वो रख रखाव के अभाव में डैमेज हो गया है, खराब हो गया है। लेकिन बिहार ललित कला अकादमी के द्वारा सरकार की सहायता से रसायन का प्रयोग करके इस चित्र को साफ किया गया है और सुरक्षित तरीका से इसे पटना म्यूजियम में रखने की चेष्टा की गई है। और यही वजह है कि पटना चित्र शैली, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रों को जानने और इस चित्र के माध्यम से हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी की क्या संस्कृति थी बिहार की, पटना की, उसे जानने में हम सफल हो पाते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि पटना कलम शैली से जुड़ा हुआ जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दें। तो सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि पटना कलम शैली से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने हेतु आप सर्वप्रथम एक संक्षिप्त भूमिका का निर्माण करें। यानी पटना कलम शैली क्या है, कब इसका विकास हुआ, किन परिस्थितियों में इसका विकास हुआ, क्या इसकी विशेषता है, तो आप इसके संदर्भ में आप लिखेंगे। इसके बाद पटना कलम शैली से संबंधित खास करके जो मुगल अभिजात वर्गीय, मुगल अभिजात वर्गीय जो चित्रकला है, क्या क्या इसकी विशेषता है, किस प्रकार के चित्रों का निर्माण इसके अंतर्गत हुआ, आप उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अगले पैराग्राफ के रूप में आप स्थानीय कलाकारों एवं चित्रों के विषय में स्थानीय कलाकार, स्थानीय जो चित्रकला की विशेषता है, इसके विषय में बताएंगे। अगले पैराग्राफ के रूप में आप कंपनी या यूरोपीय शैली के विषय में चर्चा करेंगे। तत्पश्चात अगले टॉपिक के रूप में अगले पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कि कौन कौन से कलाकार, कौन कौन से कलाकार इस चित्र शैली से जुड़े हुए थे और कौन खास कलाकारों ने कौन खास चित्र बनाया, किन रंगों का प्रयोग किया, ब्रश का निर्माण कैसे किया, इसकी आप चर्चा करेंगे। यानी कि कला के कौन कौन से आयाम थे, इसकी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आप इसकी आलोचना करेंगे और अंत में एक छोटा सा निष्कर्ष आप ड्रॉ करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 350 से 400 शब्दों में आप इस कला के विषय में लिखेंगे। 20 से 22 मिनट के भीतर इस कला को आप पूरा करेंगे। आप यदि संभव हो पाए तो आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को मार्गदर्शन समझते हुए आप अपना नोट्स तैयार करें और मेरे व्हाट्सएप पर आप एक उत्तर लिख कर भेजें ताकि उसे जांच कर क्या उसमें खासियत और खामियां है हम आपको अवगत करा सकें। नमस्कार।